बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय त्रिपुरा नागौर के ई अधिगम से मैं दुर्गादास आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कक्षा 8 विषय विज्ञान हम पढ़ रहे हैं धातु और अधातु, जिसमें हमने धातुओं का परीक्षण किया, अभिक्रियाएं पढ़ी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। आज हम पढ़ते हैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, कि भाई धातु जो है वो जल के साथ क्या रिएक्शन करती है। ठीक है, तो सोडियम धातु जो है वो जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। सोडियम धातु जल के साथ तेज गति से क्रिया करता है। जब क्रिया करता है तो उसके बाद में क्या परिणाम होता है वो हम एक यहाँ पर क्रियाकलाप पढ़ेंगे। अन्य धातु जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं। अन्य धातु जल के साथ धीमी अभिक्रिया करते हैं। जो दूसरी धातुएं होती है वो जल के साथ धीरे गति से अभिक्रिया करती है। आयरन लोहा, जिसको हम लोहा कहते हैं Fe, जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है। आयरन लोहा जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है। धीमी अभिक्रिया करता है। जिसका हमने पहले आयरन ऑक्साइड के बारे में पढ़ा। आयरन ऑक्साइड क्या होता है? वो धीमी प्रक्रिया से आयरन ऑक्साइड बनती है। नमी के दिनों में यानी आयरन यानी लोहा जल और वायु के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है। सोडियम धातु बहुत अधिक क्रियाशील है। बहुत अधिक क्रियाशील है। सोडियम धातु बहुत अधिक क्रियाशील है। यानी जल के साथ ये बहुत तेज गति से क्रिया करती है। ये ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत अधिक तीव्र अभिक्रिया करता है। यह है ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। तो बात ये आई थी कि ये जल और वायु में ऑक्सीजन होती है, उसके साथ तेज गति से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम धातु अभिक्रियाशील है, तो इसको कहाँ रखते हैं? सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन में रखने के कारण इसका संपर्क वायु और जल के साथ टूट जाता है।
इसका संपर्क वायु और जल के साथ टूट जाता है। जब संपर्क टूट जाता है तो ये क्रियाशील नहीं करती। जब संपर्क होता है वायु और जल के साथ तो क्रिया करती है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप पढ़ते हैं, एक्टिविटी। एक क्रिया करते हैं सोडियम धातु की। एक 250 मिलीलीटर का बीकर लिया। एक 250 मिलीलीटर का बीकर लिया। बीकर यदि उपलब्ध नहीं हो तो आप कांच की गिलास ले सकते हो जिसकी थोड़ी मोटाई ज़्यादा हो। तो एक 250 मिलीलीटर का बीकर लिया, इसे आधा जल से भर लिया। इसे आधा जल से भर लिया। लगभग आधा जल से भर लेना है बीकर को। अब इसमें सावधानी पूर्वक एक बहुत ही छोटा दाना, लगभग गेहूं के दाने के बराबर, अब सावधानी पूर्वक एक छोटा सोडियम धातु का टुकड़ा, सोडियम धातु का टुकड़ा कितना होना चाहिए? एक गेहूं के दाने के बराबर। अब सावधानी पूर्वक सोडियम धातु का छोटा टुकड़ा लगभग गेहूं के एक दाने के बराबर, छोटा टुकड़ा कितना होना चाहिए? गेहूं के एक दाने के बराबर लिया। ठीक है, इसको फिल्टर कागज से सुखा लिया। फिल्टर कागज से सुखा लिया। फिल्टर कागज से इस सोडियम धातु को सुखा लेना है, क्योंकि हम केरोसिन से बाहर निकालेंगे। ये केरोसिन के अंदर ही पड़ा रहता है। बाहर निकालते हैं तो क्रियाशील हो जाता है। तो इसको फिल्टर कागज से सुखा लिया और रुई के अंदर लपेट लिया। रुई के अंदर लपेट लिया। इस दाने को रुई के अंदर लपेट लिया। छोटे से टुकड़े के अंदर छोटी सी रुई लेकर उसके अंदर हमने इसको लपेट लिया। रुई सहित रुई में लिपटे हुए सोडियम के टुकड़े को, रुई में लिपटे सोडियम के टुकड़े को, सोडियम के टुकड़े को बीकर में डालना है। बीकर में डाल दिया। बीकर में डाल दिया। अब क्या देखते हैं? सावधानी पूर्वक परीक्षण लिया। सावधानी पूर्वक प्रेक्षण लिया।
प्रेक्षण लेना का मतलब जांच की। प्रेक्षण लेते समय विशेष ध्यान देना है कि जब क्रियाशील होना बंद हो जाए तब आपको प्रेक्षण लेना है। प्रेक्षण लेते समय गिलास से दूर रहना है। प्रेक्षण लेते समय गिलास से दूर रहना है। गिलास से दूर रहना है। ये जो क्रियाकलाप है जो हम सोडियम धातु के बारे में कर रहे हैं, ये क्रियाकलाप शिक्षक के मार्गदर्शन में या शिक्षक उपस्थित हो तो ही पूर्ण करनी है। अकेले छात्र इस प्रेक्षण या इस क्रियाकलाप को नहीं करें, उसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो प्रेक्षण लेते समय गिलास से दूर रहना है। जब अभिक्रिया बंद हो जाए, जब अभिक्रिया बंद हो जाए, जब अभिक्रिया बंद हो जाए तो बीकर को, या गिलास की जगह बीकर लिख देता हूं क्योंकि हमने बीकर लिया है। बीकर से दूर रहना है। जब अभिक्रिया बंद हो जाए तो बीकर को छूइए, स्पर्श कीजिए। जब अभिक्रिया बंद हो जाए तो बीकर को छुआ, बीकर को छुआ, स्पर्श किया। हम अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? जो प्रयोग करने वाला वो कहेगा मैं अनुभव करता हूं कि गिलास गर्म हो गई है। मैं अनुभव करता हूं कि गिलास गर्म हो गई है। गर्म हो गई है। एक विलयन बन गया है, मिश्रण बन गया। किसका किसका मिश्रण बना? इसमें किसके किसका मिश्रण बना है? जल है, H2O है और सोडियम है, इसका मिश्रण बन गया। इस विलयन का लिटमस परीक्षण किया। इस विलयन का लिटमस कागज से परीक्षण किया। लिटमस पत्र यानी कागज से परीक्षण किया। इसकी प्रकृति क्षारीय है। इसकी प्रकृति क्षारीय है, यानी ये अम्ल नहीं है, क्षार है। तो ये लिटमस पत्र जो है वो सूचक है। सूचक किसे कहते हैं? जो हमें अम्ल और क्षार की सूचना देता है, इनको सूचक माना गया है। लिटमस पत्र सूचक है। क्यों? ये अम्ल और क्षार की हमें सूचना देती है। तो ये क्रियाकलाप आपको अकेले छात्रों के द्वारा नहीं करना है, शिक्षक ही इसके क्रियाकलाप को पूर्ण करेंगे या शिक्षक की उपस्थिति में इस क्रियाकलाप को पूर्ण करना है। सोडियम के टुकड़े को हाथ में नहीं लेना है, चिमटी से पकड़ना है। ये कुछ विशेष सावधानियां इस क्रियाकलाप में रखनी पड़ती है। तो अब हम पढ़ते हैं ए धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अभी हमने धातुओं के बारे में पढ़ा है, अब ए धातु जल के साथ अभिक्रिया। ए धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। ए धातु जल के साथ क्या अभिक्रिया करती है? सामान्यतः ए धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती।
सामान्यतः ए धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, वे वायु में सक्रिय रह सकते हैं। ए धातुएं वायु में सक्रिय रह सकती है। सामान्यतः ए धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अभिक्रिया नहीं करती है, किंतु वे वायु में सक्रिय रह सकती है, वे वायु में सक्रिय रह सकती है, एक्टिव रह सकती है। ए धातुएं वायु में एक्टिव रह सकती है, सक्रिय रह सकती है। इस प्रकार की धातुओं को जल में रखा जाता है जो वायु के साथ संपर्क में रहती है। फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय ए धातु है जो वायु में खुला नहीं रखते। फास्फोरस ए धातु, फास्फोरस जो है वो ए धातु में आता है, बहुत सक्रिय है। फास्फोरस ए धातु बहुत सक्रिय है, या हम कह सकते हैं फास्फोरस धातु वायु में बहुत सक्रिय है, वायु में बहुत सक्रिय है। फास्फोरस ए धातु वायु में बहुत सक्रिय होती है। फास्फोरस को जल में डुबोया जाता है, डुबो कर रखते हैं। वैसे हम पढ़ रहे हैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, और यहाँ पढ़ रहे हैं ए धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। सामान्यतः ए धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। फास्फोरस ए धातु वायु में बहुत सक्रिय है, इसलिए फास्फोरस को जल में रखा जाता है, जल में अभिक्रिया नहीं करती। इसको वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। फास्फोरस को यदि हम वायु में खुला छोड़ देंगे तो आग पकड़ लेगा, इसलिए फास्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है। फास्फोरस ए धातु को जल में डुबोकर रखते हैं, जल में डुबाकर रखते हैं। जल में डुबोने के कारण वायु की ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है, वायुमंडल की ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है। संपर्क टूट जाता है। फास्फोरस ए धातु को जल में डुबोकर रखते हैं, वायु में ये सक्रिय होती है, वायुमंडल की ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है और आग नहीं पकड़ता। तो बच्चों ये जानकारी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। धन्यवाद।